Assalamu alaikum to everyone. Warmly welcome to all of you and मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफा फिर आप मुझे देख रहे हैं एलमी सिटी के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एलमी सिटी लाता है बहुत सारे मालूमाती सेशंस आप लोगों के लिए और इस सेशन से आप बहुत कुछ लर्न करते हैं और हमारा यहाँ पर डेली बेसिस पे एक नए टॉपिक के साथ एक नए सोसाइटी के इशू के साथ आने का पर्पस ये है कि हम आपको डेली बेसिस के जो इश्यूज हैं जो मसले आप लोग फेस करते हैं हम आपको उन चीजों के बारे में गाइड कर सकें। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं हम डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं और फेस भी कर रहे होते हैं पर हमें पता नहीं होता कि हम इन चीजों से निपटे कैसे, हम इन चीजों से खुद को रिलैक्स कैसे करें। इसी तरह का आज जो इशू लेके आई हूँ वो हमारा और सबका ही बहुत फेवरेट होगा कि जी हमें बहुत होता है कि जी मुझे बड़ी एंजाइटी होगी, मैं तो बड़ा डिप्रेशन में चला गया, मैं बड़ी परेशान हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने इश्यूज को किस तरह रिजॉल्व करूँ। आज हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एंजाइटी, डिप्रेशन और ये जो परेशानियां आप लोगों को होती है इससे रिलेटेड आप लोगों के क्या व्यूज हैं या क्या ख्यालात हैं या क्या परेशानी है, हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि हमेशा की तरह इस प्लेटफॉर्म पे मैं एक दफा फिर एक बहुत ही अच्छे और ऑनरेबल गेस्ट के साथ मौजूद हूँ जो कि किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वार्मली वेलकम कहती हूँ डॉक्टर नायाब हमारे साथ आज मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू इकरा बुलाने के लिए। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर नायाब का इंट्रोडक्शन में करवाती जाऊँ। माशाल्लाह से हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, एनर्जी हीलर हैं, रेकी मास्टर हैं एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्सपर्ट हैं। माशाल्लाह। वंस अगेन वेलकम मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। और आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो इतना इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बेनिफिट शायद आज हमारी ऑडियंस को होने वाला है और मुझे खुद भी। थैंक यू सो मच। थैंक यू इकरा। जज़ाकल्लाह। हम टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं एक दफा फिर अपने ऑडियंस से कहती चलूं कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो एंजाइटी से रिलेटेड है, एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड है। एंजाइटी के बाद अगर बात करें तो फिर वो डिप्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन आज हमने जो मेन फोकस करना है वो एंजाइटी और स्ट्रेस पे है। तो इससे रिलेटेड किसी किस्म का भी डिप्रेशन आप लोगों को क्वेश्चन हो कि ये डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, उससे पहले का एक स्टेप है एंजाइटी, ठीक है, और स्ट्रेस। आज हम उन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हम आपको जरूर इसका आंसर देंगे। जी जी मैम, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं तो एंजाइटी में जाने से पहले मैं सबसे पहले पूछूंगी कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस किसी भी फॉर्म, बल्कि स्ट्रेस से ही स्टार्ट करना बेहतर है। अंडर स्ट्रेस होने का मतलब है कि आप किसी किस्म के थ्रेट को परसीव कर रहे हैं, यानी कि किसी किस्म का खतरा महसूस कर रहे हैं। उस खतरे को महसूस करने के रिस्पॉन्स में जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है इफेक्ट्स, उसको आप स्ट्रेस कहते हैं। और स्ट्रेस होना किसी हद तक एक नॉर्मल बात है। कोई भी ऐसी लाइफ सिचुएशन हो जिसमें आपको किसी किस्म का भी डेंजर फील हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो जान का खतरा है, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, आपको डेंजर फील हो रहा है कि पता नहीं वो किस तरह से एक्सेप्ट होगी, पता नहीं मेरे सीनियर्स मुझे पसंद करेंगे या कैसा फीडबैक मिलेगा। सो किसी भी किस्म का डेंजर अगर आप परसीव कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट में आपकी हार्ट बीट तेज हो जाना या आपके जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है जिससे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स किक इन करता है। सो दैट इज टू सम एक्सटेंट एक नॉर्मल बात है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते और फिर वो आगे और चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम एंजाइटी है तो क्या अब हम इसको स्ट्रेस की तरफ लेके कह सकते हैं कि ये स्ट्रेस होता है, एंजाइटी नहीं होती? मतलब जैसे अगर हम एक स्टूडेंट की एग्जांपल दें, जैसे भी आपने कहा कि सीनियर्स हमें कैसा फीडबैक देंगे, मुझे क्लास में कोई पसंद करेगा या नहीं, तो ये स्ट्रेस लेवल है। इसी तरह पेपर में जाने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल जाने से पहले या वाइवा देने से पहले वो एंजाइटी है या स्ट्रेस है? हाँ, सो अगर तो आप एक एक प्रेशर फील कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेस का मतलब ये है कि एक प्रेशर है, ठीक है, जस्ट एक फीलिंग ऑफ प्रेशर अगर है तो हम उसको स्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके रिस्पॉन्स में एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स आ रहा है बॉडी की तरफ से, ठीक है, यानी कि जो सिचुएशन है और जो आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है वो मैच नहीं करता,
यानी कि एक सिचुएशन में अगर इतनी ज्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं है जितना आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इसका मतलब है कि अब आप एंजाइटी की तरफ जा रहे हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे एक जैसे मैंने शुरू में बात की कि लोग कहते हैं कि जी हमें डिप्रेशन हो गया। ये 3 टर्म्स जो है ना, ये बहुत एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं। स्ट्रेस, हाँ एंजाइटी और डिप्रेशन। तो इन तीनों हाँ चीजों में आज तक मेरे ख्याल से अभी तक लोग डिफरेंस नहीं कर सके कि जी ये क्या है, क्राइटेरिया क्या होता है, सिचुएशन क्या होती है। अब जैसे आपने कहा स्ट्रेस का इस तरह का सीन है, मतलब इस तरह से लेके हमारे पे हावी ना हो, थोड़ी देर के लिए हो, टाइम हाँ। शॉर्टेज हो तो स्ट्रेस में है, उससे थोड़ा सा हम्म, ड्यूरेशन बढ़ जाए तो एंजाइटी है, मजीद इंक्रीज हो जाए तो डिप्रेशन है। अगर हम्म। आप इसको एक्सप्लेन कर दें बड़े अच्छे से, तो मेरे ख्याल से मेरे ख्याल अगर ऑडियंस हमारी सुन रही है, बिल्कुल पॉइंट्स तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं के साथ में फिर मेंशन करूंगी कि आज ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस, एंजाइटी, देन डिप्रेशन आता है। यहाँ पे हल्की सी बात पे लोग कहते हैं मेनू तो डिप्रेशन हो गया तो इसमें थोड़ा हाँ, सा जरा क्लियर असल करें। में वो डिप्रेशन और सैडनेस भी बड़ा इंटरचेंजेबली यूज होता है, वो भी एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अच्छा, स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में ये एक फाइन लाइन है, इसमें कोई इतनी स्ट्रॉन्ग डिस्टिंक्शन नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस अगर आप डेली बेसिस पे ले रहे हैं, आइडियली तो होना नहीं चाहिए ना। आइडियली ये होना चाहिए कि जब आपकी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है, आप उसको रिजॉल्व करें। ठीक है, ये मकसद नहीं है कि आप डे टू डे बेसिस पे उस स्ट्रेस को कैरी करके फिरते रहें। द आइडिया इज कि स्ट्रेस आया है, उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में आपने अपनी लाइफ में इस किस्म की चेंजेस करनी है कि आप उस स्ट्रेस को रिमूव करें। अब इसकी एक बायोलॉजिकल एग्जांपल ये दी जाती है, फॉर एग्जांपल आप एनिमल्स की बात करें कि एक हिरन है और एक शेर उसको उसका शिकार करने लगा है, तो वो हिरन स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आके भागेगा। उसका फाइट है या फ्लाइट है। अब फाइट तो वो कर नहीं सकता, तो वो फ्लाइट करेगा। ठीक है, वो भागेगा। अब जब वो भागेगा और वो बच जाएगा, लेट्स से वो भागने में कामयाब हो गया और उसके बाद वो अब सुकून का सांस लेगा, सो ये उसका एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स था। अब जब वो डेंजर टल गया है ना, जब वो खतरा टल गया है, तो अब उसको नॉर्मल स्टेट पे आ जाना चाहिए। जब वो नॉर्मल स्टेट पे नहीं आता, जिस तरह हम ह्यूमंस हैं, हम डे टू डे बेसिस पे स्ट्रेस कैरी करके फिर रहे हैं। जब आप ऐसे प्रोलॉन्ग स्ट्रेस के साथ चलेंगे लाइफ में, तो वो एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज वो एक प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे। अब वो परसिस्टेंट हो गया है। इसलिए वन टाइम एग्जाम जैसे आप बात करिए, वो स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस हेल्दी भी होता है, क्योंकि ये आपको सोल्यूशन ढूंढने की तरफ लेके जाता है। यानी कि अगर लेट्स से आपकी लाइफ डेंजर में है और आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा, तो क्या होगा? आप अपनी लाइफ नहीं बचाएंगे, राइट? हाँ जी, सो ये नॉर्मल है। इसी तरह से एग्जाम में अगर आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा, तो आप एग्जाम के लिए परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन सही। ये कहाँ तक हेल्दी है और कहाँ से ये अनहेल्दी हो जाता है, ये चीज आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डे टू डे बेसिस पे इसे कैरी करें, लाइक एक एग्जाम में आपने लेट्स से तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, स्ट्रेस लेवल बहुत ऊपर चला गया, सो अब उससे तो आपने स्ट्रेस चले एग्जाम दे दिया, बट टू लर्न फ्रॉम दिस इज कि आप नेक्स्ट टाइम किसी भी तरह करके अपने रिसोर्सेज को यूज करके उस स्ट्रेस लेवल को कम करें। जब आप नहीं कर पाते रिपीटेडली, तो फिर वो एंजाइटी में कन्वर्ट होता है। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे देख भी रही थी ऑडियंस में, तो सवाल ये है कि मतलब ये जो एंजाइटी और स्ट्रेस में, क्योंकि हमारा आज मेन टॉपिक एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड है, तो क्या एंजाइटी में आपको पैनिक अटैक्स आते हैं? पैनिक अटैक इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एंजाइटी। सही सही। ठीक है, तो क्या एंजाइटी डिसऑर्डर की कंडीशन कुछ टाइप्स हैं। क्या एंजाइटी चीज कुछ आ सकती है? टाइप्स हैं जिनसे जिन जिन फॉर्म्स में वो मैनिफेस्ट करती है। उसमें से एक पैनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, उसके अलावा जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है, सोशल एंजाइटीज हो सकती हैं, फोबियाज हो सकते हैं। ठीक है, सो ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइटी हैं। सो जो आपके पैनिक अटैक्स होते हैं ना, वो यूजुअली तब होते हैं जब आपने एंजाइटी आपकी बॉडी फील कर रही है, माइंड में आपने उसको नम किया हुआ है। ठीक है, सो जब आप माइंड या थॉट लेवल पे वो एंजाइटी नहीं होती और बॉडी उसको रिस्पॉन्ड कर रही होती है, तो एक
ऐसी कोई सिचुएशन या कोई भी इंसिडेंट इस तरह का उस बॉडी एंजाइटी को इतना ट्रिगर करता है कि वो एकदम से सरफेस करती है और आप बिल्कुल उस वक्त माइंड का कंट्रोल भी लूज कर जाते हैं। सही सही। तो ये जो फोबियाज हैं, अब एनिमल से रिलेटेड हो जाए या किसी पेपर से रिलेटेड हो जाए, फोबिया तो किसी भी टाइप का हो सकता है ना, तो नेचर पे डिपेंड करता है पर्सन की। तो उसमें ये एंजाइटी के अटैक्स आने लग जाते हैं आपको, अगर ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, या नॉर्मल में भी फोबिया आ में जाते तो हैं? फोबिया तो ये है ना कि किसी एक स्पेसिफिक चीज का फोबिया होगा आपको, या हाइट्स का फोबिया हो सकता है, या एनिमल्स का फोबिया हो सकता है, या जैसे बंद जगहों का फोबिया हो सकता है। और वो फोबिया यूजुअली इस तरह बनता है कि आपके कोई ना कोई बचपन का इस तरह का इवेंट हुआ होता है जिसके साथ वो एसोसिएशन एक नेगेटिव बन जाती है और फिर आपके अंदर वो डर बैठ जाता है। और फिर चूंकि वो डर कभी रिजॉल्व हुआ नहीं है तो वो फिर अंदर ही स्टक रहता है और वो ओवर टाइम बढ़ता जाता है। फोबिया तो इस तरह से होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि मैम, व्हाट सीजर अटैक? क्या चीज? सीजर अटैक का उन्होंने पूछा हुआ है। सीजर। किस सीजर एक बिल्कुल टाइप का, आप डिफरेंट देखें चीज है। टाइप्स भी पूरी सीजर एक मैं भी बिल्कुल यही कहने डिफरेंट चीज लगी है, थी सीजर कि का हमारे टॉपिक एंजाइटी से से बिल्कुल कोई थोड़ा सा ताल्लुक हट नहीं के है। आ गई है ये चीज। हाँ, ये एक अलग से हाँ जी, न्यूरोलॉजिकल ये मसला बिल्कुल है, तो हटके आई थिंक। हाँ, तो हम नहीं डिस्कस करते। मैं अपने ऑडियंस को एक दफा फिर क्लियर कर दूं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्ट्रेस और एंजाइटी से रिलेटेड है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। आपको स्ट्रेस किस जगह पे होता है, किस वजह से होता है, क्या इस तरह की कंडीशन आप पे तैयारी हो जाती है कि आप लोग फील करते हैं कि अभी अब हम कुछ नहीं कर सकते, या आपको लगता है कि जी ये डिप्रेशन का फेज आ गया? इस तरह का क्वेश्चन है अपनी परेशानी से रिलेटेड, आसान अल्फाज में बताएं तो उससे पूछें, और रिलेटेड टू टॉपिक क्वेश्चंस करें। वंस अगेन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर अप्रिसिएशन। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हमें सुन रहे हैं और आपको मजा आ रहा है सुनने का, आप लोगों के कमेंट से फीडबैक ये हमें मिल जाता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ आप कमेंट्स में बिल्कुल साथ कमेंट्स करें, पूछें, तो उससे सेशन करने का और ज्यादा मजा आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार आ जा रहा है कि ठंडे पसीने जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये स्ट्रेस में आते हैं या एंजाइटी में आते हैं? एंजाइटी में आते हैं। स्ट्रेस में इस तरह के अनहेल्दी सिम्टम्स नहीं आते, एंजाइटी में आते हैं। और एंजाइटी की मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ जो मैंने स्पेसिफिकली सोचा हुआ था कि आज की इस डिस्कशन में हम ज़रूर वो बात करेंगे, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट लोगों के पास नहीं है कि एंजाइटी एक्चुअली होती क्यों है। ठीक है, स्पेशली मैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात कर रही हूँ। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, जैसे आपको पता भी नहीं है कि आपको एंजाइटी क्यों हो रही है, आपको बैठे बैठे एंजाइटी हो रही है और आप उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या कोई छोटी सी बात है और उस पर बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। इन जो सारी इस तरह की जो सिम्टम्स होते हैं, इन सब के रूट्स जो है ना वो आपके चाइल्डहुड में होते हैं। 0 to 7 years के एक्सपीरियंसेस आपकी सारी आगे की लाइफ बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपका एक बाउंड्रीज का कॉन्सेप्ट मैं देना चाहूंगी कि हमारे साइकोलॉजी में एक टर्म यूज होती है, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? ये एंजाइटी के लिए ये टर्म अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, जो भी हो, ये टर्म अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। बाउंड्री ये होती है कि आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी भी नहीं मैं कहूंगी, आपका सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि आपके अपने लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, आपकी इंस्पिरेशंस क्या हैं, आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं, आप इस दुनिया में क्या करना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, आपको कौन से लोग पसंद है। ये सारी जो आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं अबाउट लाइफ, ये आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। इसमें आपकी आइडेंटिटी नहीं आती, इसमें ये नहीं आता कि आप एक औरत हैं या मर्द हैं, आप रिलेशनशिप्स आपके क्या हैं, आप एक वाइफ हैं, आप एक मदर हैं। यूजुअली आप लोगों से क्वेश्चन करें ना कि आप कौन हैं, अगर आप कहें कि नाम के बगैर आप मुझे बताएं आप कौन है, तो वो अपने रिलेशनशिप्स बताना शुरू कर देते हैं। मैं एक माँ हूँ, मैं एक बेटी हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक भाई हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं एक प्रोफेशन बताना शुरू कर देते हैं, मैं एक लॉयर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। ये सारी चीजें, ये आइडेंटिटीज हैं आपकी, ये आपके लेबल्स हैं, ये आप नहीं हैं। इन सारी चीजों को साइड पे रख के अब बात करें कि आपकी
जो सोल इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है वो क्या है। ठीक है, सो जो आपका इंडिविजुअल एक्सप्रेशन होता है ना, अब वो आपकी बाउंड्री फॉर्म करता है। यानी कि लेट्स से मुझे बहुत एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से कि मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट ऐसे है कि, या मेरा सोल एक्सप्रेशन ऐसे है कि मुझे आर्ट्स पसंद है, मुझे साइंस पसंद नहीं है। ठीक है, साइंस मुझे समझ में नहीं आती है। मेरी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो है कि मैं आर्टिस्टिक काम करूं। ठीक है, अब अगर मैं ये बाउंड्री हेल्दी वे में एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो होगा क्या कि बाउंड्री के ऊपर एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। यानी कि मैं कह रही हूँ कि मैंने ये एक्सप्रेस करना है, और सोसाइटल या फैमिली की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है वो कह रहा है नहीं। सो यहाँ पे ये बाउंड्री का क्लैश होता है। अब ये जब क्लैश होता है ना, ये आपको स्ट्रेस देता है। नॉर्मल रिस्पॉन्स ये है कि आप इस बाउंड्री को री इस्टेब्लिश करें और अपना जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करें। ठीक है, जब आप ये नहीं कर पाते, ठीक है, अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को जगह दे दी, अपनी बाउंड्री खत्म करके उसे अंदर आने दिया। राइट, अब उससे होता क्या है, अब आपका सोल इंडिविजुअल एक्सप्रेशन कहीं जाता नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ दब जाता है। अब अंदर से वो निकलने की कोशिश करता है और बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर उसे दबाने की कोशिश करता है। ये जो कांस्टेंट बैटल चलती है ना अंदर, ये प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ एंजाइटी। ऐसे ही तो सही। बहुत सारे लोग एडल्ट एज में जो एंजाइटी आज फेस कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है या उनकी बाउंड्री है, वो बहुत बचपन में ब्रीच हो गई है। उन्होंने उसको मेंटेन नहीं किया, उनको नहीं सिखाया गया कि उन्होंने कैसे मेंटेन करना है। सो सही हो गया। आज, हाँ, जी जी। इस इशू को रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आज एंजाइटी का सोल्यूशन चाहिए तो उस बाउंड्री को रीस्टैब्लिश करें। अच्छा, अब ये जो बाउंड्री जो अभी हमने इतना आपने अच्छा जिक्र किया और बताया बड़ी डिटेल से, इसमें अगर फिक्सेशन की कुछ मैं बात करूं, क्या बचपन से क्या क्या क्राइटेरिया क्या होता है कि जो बाउंड्री बन जाती है खुद ही टूट, मतलब बन रही होती है और प्रेशर से किसी चीज के टूट जाती है? कोई ओवर थिंकिंग है इसमें, थिंकिंग पैटर्न भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, फिक्सेशन होगी कुछ, कुछ घर वालों की तरफ से ये होती है, मतलब सोसाइटल जिसको कहते हैं कि सोसाइटी की थॉट्स आ रही हैं हमें, और सोसाइटी प्रेशर है हमारे पे बहुत ज्यादा। तो क्या ये सब चीजें की इस बाउंड्री में कितना रोल प्ले करती हैं? ये सब चीजें ही बाउंड्री को बनाने में या बिगाड़ने में, यही चीजें रोल अदा करती हैं। आइडियली एक बच्चा जब पैदा होता है, उसका जो एनवायरनमेंट है उससे फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो बच्चा अपना सोल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करे, अपनी सोल एनर्जी को एक्सप्रेस करे। ठीक है, सही अब है। देखें, आप एक दरख्त लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, आप उसे पानी देते हैं ना। आप ये नहीं कहते कि मैंने आम का दरख्त लगाया है तो इसमें सेब क्यों नहीं हो गए। ठीक है, इस तरह जब आपके घर एक बच्चा पैदा होता है, वो कहता है कि अगर मैंने आर्टिस्ट बनना है, तो आप कहेंगे कि नहीं जी, मुझे तो डॉक्टर चाहिए। हम्म। ठीक है ना, तो अब आप लगे हुए हैं कि उसको चेंज करना है। अगर आप चेंज करना छोड़ दें, तो हर बच्चे में ये पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप को ग्रो करके एक अपनी लाइफ में एक अपने तरीके से एक पीक पे जाए। सही सही सही। तो ये चीजें हैं जो बाउंड्री बनाती हैं। अगर आपने हेल्दी बाउंड्री मेंटेन करना सिखा दिया बच्चे को, सो जब भी उसकी बाउंड्री पे कोई अटैक होगा, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी की तरफ से हो, वर्क प्लेस की तरफ से हो, वैसे कोई स्ट्रेस हो, उसको वो स्ट्रेस मैनेज करना आएगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो कितने परसेंट जो है वो इफेक्ट कर रहा है बच्चे की इस बाउंड्री बनाने में? कितने परसेंट अफेक्ट कर रहा है? मतलब देखें, क्या परसेंटेज इस चीज में, कि 50% है, 70% है, या टोटली हम डिपेंड ही उसी पे कर? टोटली मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मोर देन 50% जो है वो एनवायरनमेंट का रोल है।
सही हो गया। तो क्या यहाँ पे अगर हम क्या फैक्टर्स यूज करेंगे कि हम अपने बच्चे की जब तरबियत कर रही होती हैं या जब वो ग्रो अप कर रहा होता है, तो उसकी उस एज में हम उसको बताएं कि इस तरह का इन्वायरमेंट, मतलब क्या प्रिकॉशंस हमें यूज करनी चाहिए कि उसका उस पर प्रेशर ना पड़े सोसाइटी का, उस पर प्रेशर ना पड़े किसी और चीज का जो उसको स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ लेके जाए। हाँ, उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक तो आपकी अपनी एज पेरेंट्स, एज एडल्ट्स, एज मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए बच्चे से कि ये मेरी ख्वाहिश है कि ये करे तो ये करे। क्योंकि जब आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ना, एक एक्सपेक्टेशन है कि अब आपने उसके ऊपर ये बोझ डाल दिया है, ठीक है, बाउंड्री ब्रेक करने की आप फुल कोशिश कर रहे हैं उसकी। अब चूंकि अगर तो वो कोई एडल्ट होता और इमोशनली इंटेलिजेंट होता, वो सिचुएशन में से निकल जाता, वो कहता भाई मैं नहीं कर सकता। बट चूंकि वो बच्चा है, वो हेल्पलेस है, वो आप पे डिपेंडेंट है, आप खाना पीना आप प्रोवाइड करते हैं, घर आप प्रोवाइड करते हैं, सो उसके लिए ये जरूरी है कि वो सरवाइव करने के लिए वो अपनी बाउंड्री ब्रेक कर देता है। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे एक ऑडियंस में क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि व्हाट अबाउट इम्बैलेंसमेंट, केमिकल इम्बैलेंसमेंट इन द ब्रेन, कि इसका क्या रोल प्ले होता है एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड अगर देखा जाए तो? Chemical imbalance is a symptom of psychological disturbance. पहले साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होता है, उसके रिजल्ट में केमिकल इम्बैलेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से जो है वो साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो गए, ऐसा हरगिज नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट बहुत प्रेवलेंट है अभी तक वेस्टर्न मेडिसिन में। अब खैर ये चैलेंज हो रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि केमिकल्स की वजह से बीमारी आती है। नो, बीमारी की वजह से केमिकल्स डिस्टर्ब होते हैं। ठीक हो गया, ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से इनको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि वो बार बार कहेंगे जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही। मैंने कहा चले अब आपको भी देख लेते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं ऑडियंस एक दफा फिर माजरत करती हूँ, क्योंकि देखें जब हमारी डिस्कशन चल रही होती है, तो जब हम खत्म करते हैं बात, उसके बाद ही फिर आप लोगों के क्वेश्चन रीड आउट करने होते हैं। इस दौरान में क्योंकि कमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन रह जाए तो प्लीज रीपोस्ट कर दिया करें, ताकि हम दोबारा से पढ़ लें। इस तरह फिर कमेंट से ऊपर गुजर जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन जो वो मिस हो जाते हैं। उनसे माजरत भी हूँ और एक रिक्वेस्ट भी है कि आप दोबारा से रीपोस्ट कर दिया करें, थोड़ी सी मेहनत कर दिया करें। ठीक हो गया डॉक्टर, मैं अब आज की डिस्कशन इतनी मजे की है ना, मेरा दिल कर रहा है कि मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछती रहूं कि करें ये करें टॉपिक कि स्ट्रेस और एंजाइटी, अगर हम फील्ड के किसी भी लेवल पे देखें ना, अगर अभी जैसे अभी हमने स्टूडेंट्स को डिस्कस किया, अगर हम जॉबियंस को डिस्कस करें, ठीक है, और उससे आगे भी जाएं, तो हर जगह पे स्ट्रेस का एक अलग लेवल है, एंजाइटी एक नई शक्ल में आपको मिलती है। तो इस चीजों पे हम किस तरह कॉप अप कर सकते हैं? मतलब चीज तो एक ही है, घबरा तो सभी रहे हैं, कोई अपने ऊपर बहुत हावी कर रहा है और कोई उसको कम माइनर सा लेके उसको उसको रिजॉल्व कर रहा है, लेकिन स्ट्रेस हर लेवल पे है। अब वो जॉबियंस हैं, वो घर के बड़े हैं, बच्चे हैं, तो इन चीजों को हम कॉप अप किस तरह कर सकते हैं? इसका तरीका ये है कि आपने अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू करनी है, इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी बाहर की आवाज सुने। आप खुद को कैसे देखते हैं, आप खुद क्या करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, बिकॉज हम ना अपने इंट्यूशन से, हम अपनी बॉडी की विजडम से आउट ऑफ टच हुए हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बन गए हैं सोशल, ठीक है, उनको फॉलो करना जरूरी है। अगर हम वो नहीं फॉलो करेंगे तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे सोसाइटी से, ठीक है, वो लोग क्या कहेंगे वाला आ जाता है। सो लॉट ऑफ स्ट्रेस इज बिकॉज ऑफ कि दुनिया हमें कैसे परसीव करती है। अगर हम ये चीज अपनी लाइफ से निकाल दें कि दुनिया हमें कैसे परसीव करती है, और हम उसको फॉलो करें जो एक्चुअली हमारा दिल चाहता है करने का, तो ये स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि आप बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी बाउंड्री रीस्टैब्लिश कर रहे हैं, आप अपना इंडिविजुअल एक्सप्रेशन दोबारा लेके आ रहे हैं। सो शुरू में आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि आपको आदत नहीं है इसकी, लेकिन वन स्टेप एट अ टाइम जब आप अपनी बाउंड्री री मेंटेन करेंगे, तो आपको मे बी आपको शुरू में लगे कि यार मेरी तो जॉब चली जाएगी तो मैं कैसे कमाऊंगा, बट बिलीव मी, अगर आप अपने दिल की आवाज सुनना शुरू करेंगे तो आपकी सारी चीजें इन प्लेस आना शुरू हो जाएंगी। और ये जो दिल की आवाज तक पहुंचते हैं ना, यही तो हमारी सोसाइटी का इशू है,
कि ये लोग कहते हैं कि शायद मैं नहीं कर सकता, अगर मैंने ये चीज कर ली, इस पे इम्प्लीमेंट कर लिया, तो लोग क्या कहेंगे, ये क्या होगा, वैसे ये क्या बस होगा, और उस चीज में हम कितना नुकसान कर रहे होते हैं, ये शायद कोई गौर ही नहीं करता। कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट एंजाइटी, आप इसलिए हैं, एक डल लाइफ गुजारते हैं लोग, इसलिए क्योंकि वो अपना सोल एक्सप्रेशन नहीं लिव कर रहे। जस्ट ओनली दिस रीजन। आप जितना मर्जी आप पैसा कमा लें, जितना मर्जी आप स्टेटस अचीव कर लें, आप अंदर से खुश नहीं होंगे जब तक आप जो इस दुनिया में करने आए हैं, जब तक आप वो नहीं करेंगे। अब दुनिया में सारे जो हैं वो टॉप करने तो नहीं आए ना, या लीड बिजनेसमैन बनने नहीं आए हैं। डिफरेंट लोगों का डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है, और कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं है। जिस तरह कोई दो शक्लें एक जैसी नहीं है, कोई दो एक्सप्रेशन एक जैसे नहीं हो सकते। तो आपने अपना खुद फाइंड करना है। सही हो गया। यहाँ पे मैं अगर एक लाइन कहूँ तो मैं यहाँ पे ये कहती हूँ कि अगर हर बंदा अपनी बाउंड्री को जज कर लेना कि मेरी लिमिटेशंस क्या है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, उसको अचीव करने में अगर अपनी लाइफ गुजारे तो वो ज्यादा अच्छा है। इनफैक्ट इसके देखे कि वो क्या कर रहा है या वो क्या कहेगा, तो ये दो चीजों से अगर इंसान हट जाए एग्जैक्टली। तो हमारी जिंदगी जो है वो ज्यादा खूबसूरत गुजर जाएगी। हाँ, अगर मतलब अगर आप दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं तो आप की जो अपनी स्पिरिट है वो ग्रो नहीं करती। आप उस कंपैरिजन, उस कंपटीशन में ही खुद को ड्रेन कर देते हैं। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको, वो बात है कि जो पौधा लगा है उसी को पानी दें, उसको चेंज करने की या उसको दूसरे दरख्त से कंपेयर करने की कोशिश ना करें। आप बिल्कुल, कौन हैं? बिल्कुल ऐसी है। और ये हमारी सोसाइटी इस चीज को सोचती नहीं है। हम लोग दूसरों का दर्द खत्म करने चले जाते हैं और अपना दर्द वहीं का वहीं रहता है, तो वो स्ट्रेस जो अगले की भी होती है वो भी अपने अंदर लेके आ जाते हैं। हाँ, तो और ये एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे ऐड करूँ कि अगर आप खुद स्ट्रेस में हैं, आप दूसरों का स्ट्रेस नहीं ठीक कर सकते। दैट्स इम्पॉसिबल। हो सकता है कि आप कुछ ऐसे मशवरे देने में कामयाब हो जाएं जो दूसरों को अच्छे लगें और उनको उसका फायदा भी हो, बट अगर आप एक स्ट्रेसफुल एंशियस एनर्जी के साथ फिर रहे हैं, आप जिसके साथ बैठेंगे भी ना वो आपकी एनर्जी पिक करेगा। और अगर उस एंजाइटी नहीं भी होगी ना तो उस एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए पहले खुद का दवा, खुद की दवा करें और फिर दूसरों की दवा करें। तो बड़ी अच्छी आपने बात कह दी। अच्छा, यहाँ पे एक राबिया अली है, वो बार बार कमेंट कर रही हैं कि मतलब उनको, वो कहती हैं कि अगर मेरी बॉडी में मामूली सी भी दर्द होने लग जाए तो दिल घबराने लग जाता है और बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ, दिल हर वक्त उदास रहता है। पर सॉरी इकरा, आई हैव लॉस्ट योर वॉइस। टाइम प्लीज कोई इलाज बता दें। हेलो, आवाज आ रही है आपको? अच्छा, ये एंजाइटी और डिप्रेशन और बॉडी एक्स का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि सप्रेस्ड एनर्जी, डिप्रेशन जो है वो, मेरा ख्याल है, मैं वेट कर लूँ इकरा का, फिर मैं ये क्वेश्चन आंसर करती हूँ। नेटवर्क इशू हो गया, आई एम सॉरी। हाँ, आ जाएं। मैं वो आंसर करी थी, मैंने कहा आप आ जाएं तो फिर आई आंसर द क्वेश्चन।
डॉक्टर नायाब, आई एम ऑडिबल फॉर यू? हाँ जी, यू आर ऑडिबल। नायाब चली गई हैं? डॉक्टर नायाब, आई एम ऑडिबल फॉर यू? हाँ जी, यू आर ऑडिबल। थैंक यू सर, बहुत एक्सक्यूज, पता नहीं क्या एकदम से नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। जी हम कंटिन्यू करें, शायद आपने उनका क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर, मैंने इसलिए स्क्रीन पे शो। हाँ, मैं एक्चुअली आपका वेट कर रही थी। आई थिंक आई विल गो ऑन एंड आंसर द क्वेश्चन। डिप्रेशन जो है वो एंजाइटी की ही एक नेक्स्ट स्टेज है। जब आप बाउंड्री नहीं मेंटेन कर पाते, ठीक है, तो आप वो पूरा का पूरा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इंटरनलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी सप्रेस हो जाती है। जब वो एनर्जी सप्रेस हो जाती है, आप उसे एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं कर पाते, तो आप डिप्रेस्ड स्टेट में चले जाते हैं। ठीक है। जब आप डिप्रेशन को ठीक करना शुरू करेंगे थेरेपी से या हीलिंग से, जैसे भी, तो पहले आप एंजाइटी में जाएंगे और फिर आप उसको हील करेंगे। जो आपकी बॉडी एक्स हैं, उनका भी डिप्रेशन से बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि जब आपकी एनर्जी सप्रेस होती है तो वो सप्रेस होकर बॉडी टिश्यूज में जाती है। ठीक है। नॉर्मल एनर्जी जो है वो फ्लो करनी चाहिए, फ्रीली फ्लो करनी चाहिए सारे बॉडी टिश्यूज में से, इन एंड आउट, बिल्कुल फ्री फ्लो स्टेट में होनी चाहिए। सो जब वो एनर्जी कंडेंस होके अंदर टिश्यूज में, जॉइंट्स में, मसल्स में बैठ जाती है, सो आपको उसकी वजह से पेन्स होती हैं। तो इलाज इसका ये है कि बेसिकली जो आपके पेन्स है ना, वो भी आपके एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से। सो जब आप उसको हील करना शुरू करेंगे, आपके पेन्स भी बेहतर होना शुरू होंगे। और इसका कोई वन टाइम या कोई शॉर्ट इलाज नहीं होता। आपने अपना सोल एक्सप्रेशन फाइंड करना है, आपने अपना दोबारा से बाउंड्री को एस्टेब्लिश करना है। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है। अच्छा, इकरा, आपने आई थिंक एक और क्वेश्चन फ्लैश किया था स्क्रीन पे, वो मैंने मिस कर दिया है। मैं आपको बता देती हूँ, उसमें ये है कि उन्होंने कहा कि मतलब मूड स्विंग। I lost you again. Acha ji, please ma'am explain this problem too. If we are living such a life in which we have two phases, some days I feel so positive, energetic and take a start again, and after that phase I feel so depressed and negative. How can I overcome this? जी बिल्कुल, ये अभी जैसे मैं बात करी थी ना बाउंड्री की, उसी को मैं आगे लेके चलती हूँ और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आप दो फेजेस इसलिए क्योंकि दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आप से आप जिंदगी गुजार रहे हैं। एक आपका अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट है, कुछ बचा कुछ ऐसा, और एक आपका एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। सो जब वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपको पुल डाउन करता है, आप नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं। फिर आप नीचे जब लो फेज में जाते हैं, थोड़ा सा आप रिचार्ज होते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, वापस आते हैं, हाई स्टेट में जाते हैं। फिर लेकिन मसला ये कि जब आप हाई स्टेट में आते हैं, आप फिर उसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को लेके आप अपनी लाइफ गुजारते हैं। फिर जब आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, आप फिर सिंक डाउन करते हैं, फिर आप ड्रेन होते हैं, और ये साइकिल इस तरह से कंटिन्यू रहता है। सो अगेन इसको सही करना है, आपने एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को रिमूव करें, इंटरनल कोर एक्सप्रेशन को सामने लेके आए। सही, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा। डॉक्टर नायाब, अगर हम इसके सोल्यूशन की तरफ जाएं तो काफी सारे तो आपने हमारे साथ डिस्कस कर ली हैं कि इस तरह हम इसको ओवरकम कर सकते हैं सिचुएशंस को। तो जैसे मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आप रेकी मास्टर हैं, एक्सपर्ट हैं वहां पे, तो अगर हम रेकी के थ्रू इसका इलाज करें तो उसमें क्या चीजें पॉसिबल होती हैं और रेकी है क्या, थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें और फिर बता दें कि इसके थ्रू हम स्ट्रेस और एंजाइटी को किस तरह रिलीज कर सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करूंगी। एंजाइटी को रिलीज करने के आई थिंक के 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये कि आप एंजाइटी को मैनेज करें, कि जिस वक्त आपको एंजाइटी का अटैक हो रहा है, उस वक्त आपके पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होने चाहिए जिससे आप वक्ती तौर पे उस एंजाइटी को कंट्रोल में ले आए। याद रखें एंजाइटी क्यों हो रही है, क्योंकि बाउंड्री पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। ठीक है। सो वो जो एक टेंशन राइज हुई है, उस वक्त वक्ती तौर पे उसको मैनेज किया जाए। दैट्स स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि जो एंजाइटी
का बिल्डअप हुआ है, अब उसको रिलीज करना है। क्योंकि आप बहुत सालों से ये लेके कॉन्फ्लिक्ट लेके जिंदगी गुजारते आ रहे हैं, तो ये यकीनन बहुत ज्यादा बिल्डअप आपके अंदर बॉडी के अंदर हुआ है। सो उस एंजाइटी को रिलीज करना इज द स्टेप नंबर 2। थर्ड स्टेप इज कि जो एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बाउंड्री के ऊपर, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, यानी कि उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए, उसका हल निकाला जाए, वंस एंड फॉर ऑल परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं। अब जहाँ रेकी की बात आती है, रेकी बेसिकली है क्या कि आप एनर्जी से हील करते हैं। मैं एनर्जी की बहुत जिक्र करती हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एनर्जी हीलर हूँ। मैं आपको सारे डिसऑर्डर्स की जो अंडरस्टैंडिंग दूंगी वो एनर्जी की लैंग्वेज में दूंगी। सो एनर्जी, ये एक्सटर्नल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। जब एक्सटर्नल एनर्जी आपने इंटरनलाइज कर ली है, ठीक है, और वो अंदर बिल्डअप हो गई है, इसको रिलीज करने के लिए, ताकि आपका कोर एक्सप्रेशन बाहर आ सके, इसको रिलीज करने के लिए हम एनर्जी हीलिंग यूज करते हैं, जिसमें वन ऑफ द मेथड्स इज रेकी। रेकी जब आप करेंगे तो वो बेसिकली, आप जो स्टेप 2 की मैं बात कर रही थी कि आप एंजाइटी को रिलीज करें, ठीक है, उस कॉन्फ्लिक्ट को की इंटेंसिटी को कम करें। वो इतना बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट बन गया हुआ है, ठीक है, या बाउंड्री बहुत ज्यादा इंटेंसली डिस्टॉर्ट हो गई है, उस डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करेंगे, राइट। बट अल्टीमेटली हम उस पॉइंट पे लेके आएंगे जहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए और एक सॉर्ट ऑफ आपका नया, एक नई लाइफ शुरू होती है। जब आप एंजाइटी रिजॉल्व करते हैं, आप वो इंसान नहीं रहते जो आप पहले थे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सेम पैटर्न पे जिंदगी गुजारते रहें और एंजाइटी भी गायब हो जाए। बहुत सारे लोगों की एंजाइटी इसलिए नहीं ठीक हो पाती क्योंकि वो जिस सिचुएशन, ये जिस घर के माहौल, ये जिस वर्क प्लेस में रह रहे होते हैं, उससे वो सेपरेट नहीं हो पाते। ठीक है, सो कुछ बोल्ड स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे अगर आपने एंजाइटी को रिजॉल्व करना है। या तो अगर आप वहीं पे रह रहे हैं, आपने अपना एक्सप्रेशन इतना क्लियर करना है, इतना असर्टिव करना है कि दूसरे उसको रिसीव कर सकें। क्योंकि और क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं होती उसको रिसीव करने की, तो शुरू में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अब वो कॉन्फ्लिक्ट बजाय कि आप आपके अंदर हो, अब आप उसे बाहर लेके आ रहे हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लेके आ रहे हैं। सो दैट इज बेटर। ठीक है, और ये जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा तो आपकी एंजाइटी खत्म होगी। सही है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये रिजॉल्व नहीं होता। ये ही रिजॉल्व करना सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि जब हम किसी को मशवरा भी दें या उनकी थेरेपी भी कर रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में ये सब करना पड़ता है। फिर इस तरह के लोग बातें सामने रख देते हैं कि बंदा कहते हैं जाओ यार, जो मर्जी करो। हाँ, मतलब बिकॉज वो स्टेप इतना लेने कटअप वाले। होते हैं सिचुएशन में कि मेंटली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते कि इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है जिंदगी गुजारने का। वो एक बहुत बड़ा एक शिफ्ट होता है जब एक इंसान ये रियलाइज करे कि यार, जिस तरह से मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं इस तरह से नहीं गुजारना चाहता। दैट विल बी द डे जब आप अपनी एंजाइटी से जान छुड़ाना शुरू करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नयाब, बहुत अच्छा टॉपिक था और इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है कि ये वो नॉलेज है जो हम जितना लेते जाए, जितना लेते जाए, लगता है शायद काम है। अभी हम इसके बारे में और भी डिस्कस कर सकते हैं, और भी डिस्कस ऐसा कर ही सकते है। हैं, और सामने मुझे 100% बैठ हाँ, मुझे तो अभी भी आप। लगता है कि बहुत कुछ है जो भी लर्न करने वाला है। इवन मतलब मेरे लिए भी, ऑल दो मैं इतने अरसे से, इतने सालों से इस फील्ड में हूँ, बट स्टिल देयर इज अ लॉट टू लर्न। और हमारे लिए जब हमारी फील्ड का सामने ही एक इस तरह का एजुकेटेड पर्सन बैठा हो, मेरा तो पर्सनली दिल करता है कि मैं इस बात टॉपिक पे और बात करूं, और क्वेश्चंस करूं, कि मैं और सारी चीजें जो है ना वो लर्न कर सकूं। मुझे पता चले कि ये सॉल्यूशंस हैं, ये बातें हैं, इस तरह भी हो सकता है। क्योंकि सब्जेक्ट सेम है और इंटरेस्ट सेम है, तो ये चीजें बहुत हो जाती हैं। और नॉलेज तो हम जितना भी लेना चाहें उतना ही मेरे ख्याल से कम होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर नयाब, आपने बहुत अपना कीमती टाइम दिया और कीमती लफ्जों के साथ टाइम दिया। तो इन द एंड आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैं ये कहूंगी कि लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। ठीक है,
एक हद तक ज़रूरी होता है। लाइक वो ट्राइबल एरियाज़, ट्राइबल लिविंग थी जब आपको ज़रूरी होता था सोचना कि लोग क्या कहेंगे, वरना आपके लिए सर्वाइवल इशू होता था। अब वो ज़माना नहीं है, ठीक है? और अब बहुत कुछ चेंज हो रहा है, जैसे-जैसे दुनिया इवॉल्व कर रही है, इंसानी ज़हन भी इवॉल्व कर रहा है, जो चीज़ें पहले हमें अफ़ेक्ट नहीं करती थी, अब वो हमें अफ़ेक्ट करती हैं। तो ये मत सोचें कि 50 साल पहले तो लोगों को एंजाइटी नहीं होती थी, तो आज क्यों होती है? टाइम्स आर चेंजिंग। अर्थ की, अपनी प्लैनेट की एनर्जी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन साइकी में बहुत से शिफ्ट्स आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को जज करना छोड़ दें और लोगों की फिक्र करना छोड़ दें, इन द सेंस के लोग क्या कहेंगे, और अपना जो सच है, अपनी जो स्पिरिट है, उससे जिंदगी गुजारें, ठीक और है। आप थैंक खुशी आपके कदम चूमेगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर नवाब, एंड थैंक यू सो मच You're ऑडियंस welcome. कोऑपरेट करने के लिए। राबिया को मेंशन कर दूं, राबिया अली, शायद आपने सेशन छोड़ दिया था, उस ड्यूरेशन में आपके सवाल का जवाब बड़ी डिटेल से दिया गया और आपका क्वेश्चन भी स्क्रीन पे शो करवाया गया। ठीक है, तो आप अगर मिस कर गई थी तो आप सेशन जो है ये फौरन से अपलोड हो जाएगा फेसबुक पे, आप वहां से देख लें, आपके सवाल का जवाब दिया गया है। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दी, इंशाल्लाह हम एक और सेशन के साथ, एक और इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों को ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर नया वंस अगेन, एंड अल्लाह हाफिज। Thank you, Ikra. Allah Hafiz.